नमस्कार, मैं प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम कॉस्ट अकाउंटिंग का है। जैसे कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में जो सेकंड प्रॉब्लम था हमारा, वो सेकंड प्रॉब्लम का जो फर्स्ट पोर्शन है वो फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट किया था, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। अब सेकंड पोर्शन पे हम आ गए हैं। सेकंड पोर्शन अभी हम इस क्लास में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी एंड ओपनिंग बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। तो अब हम देखते हैं कि जो न्यू कंपनी है वो न्यू कंपनी की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज होगी और उसके बैलेंस शीट किस तरह से रहेगी। तो जर्नल एंट्रीज की बात हम करते हैं तो सबसे पहले जब नई कंपनी कोई भी, मतलब जो पुरानी कंपनी बंद होकर नई कंपनी फॉर्म हो रही है या जो अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के भी प्रॉब्लम्स हमने देखे, तो जो नई कंपनी रहती है परचेसिंग कंपनी, वो परचेसिंग कंपनी की बुक्स में जब जर्नल एंट्रीज की बात हम करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे जर्नल एंट्री जो बनती है वो रहती है बिजनेस परचेस की। जो दूसरा जो बिजनेस है, जो बंद हुआ बिजनेस है, वो हम परचेस करते हैं या उसकी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो हम एक्सेप्ट या टेकन ओवर करते हैं, तो उसकी एंट्री हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री बनती है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी फर्स्ट एंट्री, जो असेट्स हमने परचेज, जो ओल्ड कंपनी है वो ओल्ड कंपनी की जो असेट्स हमने एक्सेप्ट की है और जिस वैल्यू पे एक्सेप्ट की है, जो कि हमने नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त लिए, वही असेट्स हम जब बिजनेस परचेस करते हैं तब नई वैल्यू पे या जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो रिवाइज्ड वैल्यू पे हम यहाँ पे लेते हैं। तो क्या क्या लिया, जो असेट्स ली उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है, जो लायबिलिटीज एक्सेप्ट की उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और जो वेंडर कंपनी को हमें पे करना है, पेमेंट करना है, उसका अकाउंट भी क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, असेट्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो असेट्स नई कंपनी ने टेकन ओवर की है, सबसे पहले गुडविल पूरी तरह से रिटर्न ऑफ हो गया था तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद में है लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ₹85,000। देन उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा 40,000 था, जो कि हमें 20% लेस करके लेना है। रिवाइज्ड वैल्यू उसका 20% लेस आता है 32,000, तो हम यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू पे लेंगे 32,000 रुपीज। देन उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितना है ₹27,000। देन उसके बाद है डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट है 22,500। जो असेट्स टेकन ओवर की थी उसका अकाउंट डेबिट हमने कर लिया। अब जाते हैं क्रेडिट की ओर। तो क्रेडिट क्या होता है, जो लायबिलिटीज एक्सेप्ट की है वो लायबिलिटीज यहाँ पे आएगी टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है ₹54,000 क्रेडिट हो जाएगा। और टू वेंडर कंपनी को हमें परचेस कंसिडरेशन पे करना है, तो यहाँ पे रहेगा टू लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी या लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी थी ओल्ड कंपनी, तो लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी अकाउंट कितना है 1,12,500। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस या बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑफ ओल्ड कंपनी या राम कंपनी, इसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बन गई, जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हो जाना चाहिए। असेट्स का अकाउंट डेबिट, देन लायबिलिटी क्रेडिट और लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी अकाउंट क्रेडिट।
अब जो लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी का अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, मतलब कि उनको हमें परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना है, तो यहाँ पे हमारी सेकंड एंट्री बनेगी, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हम करेंगे। तो यहाँ पे जब परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना है तो क्रेडिट हुआ है, अब एक्चुअल में उसका पेमेंट हम करेंगे तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे डेबिट होगा लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी, लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी अकाउंट डेबिट टू। अब जिस फॉर्म में हम उनको परचेज कंसिडरेशन पे करेंगे तो हम क्या देने वाले हैं, उनको शेयर देने वाले हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो शेयर्स नई कंपनी को दिए जाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो शेयर हमें लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा कि इतने शेयर्स हमने राम कंपनी को दिए। बी परचेज कंसिडरेशन पेड, being PC paid ₹1,12,500, ₹1,12,500 सेकंड एंट्री हो गई। अब यहाँ पे अगर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो यहाँ पे दो एंट्री में ये जो नई कंपनी की बुक की जर्नल एंट्रीज है वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि हमने अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रॉब्लम्स में देखा है कि जो नई कंपनी है वो नई कंपनी की बुक्स में जनरली 4 एंट्रीज होती है, बिजनेस परचेज की और परचेज कंसिडरेशन पेमेंट की। और अगर दो कंपनियां मिला के एक नई कंपनी फॉर्म होती है, जैसे अमलगमेशन में दो कंपनियां मिला के एक नई कंपनी फॉर्म होती है, तो वहां पे 4 एंट्रीज बनेगी, 2 एंट्रीज नई कंपनी मतलब एक कंपनी की, और जो 2 एंट्रीज रहती है वो दूसरी कंपनी की। एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो वहां पे एक कंपनी बंद होती है, दूसरी कंपनी में वो चली जाती है, तो दूसरी कंपनी नई कंपनी है उसमें भी एक ही कंपनी की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर की जाती है और पीसी पे भी पे करना पड़ता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी सेम वैसे ही हो रहा, एक कंपनी बंद हो रही, दूसरी कंपनी ओपन हो रही, और जो दूसरी कंपनी है उसमें एक ही कंपनी के असेट्स लायबिलिटीज हम परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कंपनी की सिर्फ 2 एंट्रीज यहाँ पे होगी, असेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्टेड और पीसी ड्यू, यहाँ पे पीसी पे की एंट्री। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई गई है, इसी के कारण यहाँ पे जो 2 एंट्रीज है वो 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा बनेगी। तो वो 2 एंट्रीज क्या रहेगी, तो देखिए क्वेश्चन में आपको जो पॉइंट नंबर 3 था, वो पॉइंट नंबर 3 में सबसे पहले उन्होंने हमें जो पीसी था वो पीसी किस तरह से पे होगा उसकी इंफॉर्मेशन बताई गई थी। 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7.50 पर शेयर। तो जो नई कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे वो 15,000 शेयर्स ही उनको दिए जाएंगे और उनका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 7.50 पर शेयर। और जो रिमेनिंग ₹2.5 रहेंगे वो न्यू जो रिमेनिंग ₹2.5 है वो शेयर होल्डर्स रहेंगे जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स है, जिन्हें हमने नई कंपनी के शेयर्स दिए हुए हैं, वो शेयर होल्डर्स अब बाकी के जो बचे हुए ₹2.50 है वो बाकी के बचे हुए ₹2.50 नई कंपनी को पे करेंगे। जैसे कि हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स इशू करते वक्त कुछ जो अमाउंट है जो फेस वैल्यू रहता है उसकी इंस्टॉलमेंट हम करते हैं। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के साथ हमारे पास आता है, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी है वो। तो इसी तरह से 7.5 रुपीज़ के उनको शेयर्स दिए गए, लेकिन उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ था। अब बाकी 2.50 रुपीज़, ₹2.5 उनकी तरफ बचे हैं हमारे, तो वो ₹2.5 नई कंपनी के शेयर होल्डर्स को बन जाएंगे, तो वो ₹2.5 कंपनी को देंगे। तो अब हमें जो पैसे रिसीव्ड होंगे, नई कंपनी है तो ₹2.5 यहाँ पे रिसीव्ड होंगे ना, 2.5 रुपीज़ शेयर होल्डर्स की तरफ से, तो वो यहाँ पे एंट्री बनेगी। पैसे आ रहे हैं, कंपनी का बिजनेस है तो कंपनी अपना हर एक ट्रांजैक्शन बैंक से करती है, तो यहाँ पे पैसे अगर मिलते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब जो हमें पैसे जो मिल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, शेयर कैपिटल में ऑब्वियसली, क्योंकि 7.50 रुपीज़
के शेयर्स जब हमने दिए थे तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट 1,12,500 हुआ है, तो वो 15,000 शेयर्स पे सिर्फ 7.50 रुपीज पे हुए ऐसा बता रहा। अगर हम यहाँ पे और 2.50 रुपीज के ऐड कर देंगे तो 10 रुपीज के हिसाब से 15,000 के शेयर्स जो है वो हमारे शेयर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे 2 क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल, क्योंकि ये शेयर कैपिटल के शेयर्स से पैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने रुपए मिलेंगे, तो शेयर्स कितने थे 15,000 शेयर्स, कितने रुपए मिल रहे हैं पर शेयर 2.50, तो मल्टीप्लाई कर दो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50, तो हमें मिलेंगे 37,500 रुपीज, 37,500 रुपीज। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग रिमेनिंग अमाउंट ऑन शेयर्स, रिमेनिंग अमाउंट ऑन शेयर्स रिसीव्ड, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट शेयर्स की रिसीव्ड हो गई 37,500 रुपीज। अब देखिए वो जो 15,000 शेयर्स थे उनका जो 10 रुपीज पेड अप वैल्यू है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। 7.50 हमने दिए थे और 2.5 अब उन्होंने हमको दिए, इसलिए वो 15,000 शेयर्स 10 रुपीज के वो कंप्लीटली बन गए हैं। अब फोर्थ एंट्री क्या बनी, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी, सेम वैसे ही फोर्थ एंट्री के लिए भी हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है पॉइंट नंबर 4 में। जो अब नई कंपनी है हमारी, न्यू कंपनी है, वो न्यू कंपनी जब ओल्ड कंपनी की तरफ से क्रेडिटर्स एक्सेप्ट करती है तो वो क्रेडिटर्स का पेमेंट जो है वो न्यू कंपनी करने वाली है, तो वो किस तरह से करेंगी उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी थी। जो क्रेडिटर्स का पेमेंट है वो क्रेडिटर्स का पेमेंट हाफ अमाउंट की कैश देने वाली है कंपनी, और जो हाफ अमाउंट है उसके 6% डिबेंचर्स वो क्रेडिटर्स को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जब उनकी पेमेंट की एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट है, बैलेंस क्रेडिट बैलेंस उस पे है, अब उनका पेमेंट होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी एंट्री नंबर 4, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना है टोटल अमाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स का ₹54,000। देन क्रेडिट क्या होगा 2, हाफ कैश हाफ के 6% डिबेंचर्स। 2 बैंक अकाउंट, आप कैश दे रहे हैं तो यहाँ पे हम कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि कंपनी का हर ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होता है। तो यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट, हाफ अमाउंट कितना रहेगा ₹27,000, 2 6% डिबेंचर्स, जो बचे हुए हाफ अमाउंट है उसके डिबेंचर्स दिए जाएंगे, 2 6% डिबेंचर्स अकाउंट ₹27,000। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड ऑफ क्रेडिटर्स या बीइंग क्रेडिटर्स पेमेंट पेड या बीइंग क्रेडिटर्स अमाउंट पेड। तो इस तरह से फोर्थ एंट्री हमारी बन गई है क्रेडिटर्स के पेमेंट की। जनरली यहाँ पे 2 ही एंट्री बनती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी थी उसके आधार से हमने यहाँ पे 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा बनाई है। एक जो बची हुई अमाउंट थी वो शेयर होल्डर्स की तरफ से हमको मिली है, और दूसरा हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है। तो इस तरह से जो सेकंड पोर्शन में से जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। अब देखते हैं नई कंपनी की बुक्स में ओपनिंग बैलेंस शीट किस तरह से बनती है। तो बैलेंस शीट, जैसे कि हमने बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बनाया वैसे बैलेंस शीट का प्रोफार्मा, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट में हम लायबिलिटीज असेट्स किस तरह से। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड हम देख लेंगे। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जो जनरल इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है। नई कंपनी फॉर्म होती है, उन्होंने वॉलंटरी लिक्विडेशन किया है, नई कंपनी फॉर्म हुई है और उनका जो नॉमिनल कैपिटल है वो है ₹2 लाख। तो यहाँ पे नॉमिनल कैपिटल माने
ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो है 2 लाख और वो कैसे है 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस तरह से 2 लाख रुपीस ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इसे हम 2 लाइन खींच के बंद कर देंगे क्योंकि हम वो टोटल में नहीं लेते। अब देन उसके बाद आता है इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। अब इशूड कितने की है और पेड अप कितने हैं, तो इशूड एंड पेड अप कितने हैं, नई कंपनी ओल्ड कंपनी को 15,000 शेयर्स दिए हैं तो इशूड कितना है 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीस। अब कितना है, तो यहाँ पे देखो 7.5 रुपीज पर शेयर हम यहाँ पे लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि उसके जो 10 रुपीज है वो 10 रुपीज फुल रिसीव्ड हो गए हैं। 7.50 के हमने शेयर्स दिए थे और बचे हुए 2.50 रुपीज उन्होंने हमको दिए हैं, तो शेयर कैपिटल में हम उनको पूरा 10 रुपीज दिखाएंगे। 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, पूरा का पूरा पेड अप है, तो यहाँ पे 1,50,000 टोटल हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट में आप देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट 1,12,500 क्रेडिट और फिर से उसमें प्लस होगा 37,500, कुल मिला के शेयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा 1,50,000 रुपीज, तो वो क्रेडिट साइड में। देन इसके बाद यहाँ पे जो डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, लायबिलिटी है हमारी, तो डिबेंचर्स यहाँ पे आएगा 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स अमाउंट कितना है ₹27,000। अब लायबिलिटी कोई बचा है क्या, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स था उनका तो पेमेंट हो गया है, तो अब सन्ड्री क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी नहीं है हमारे पास, डिबेंचर्स थे हमने लिख लिया है, तो लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट होती है। क्लियर। अब चलते हैं असेट साइड की तरफ। असेट साइड में जो नई कंपनी ने जो असेट्स जिस वैल्यू पे ली है वो असेट्स हम उसी वैल्यू पे कंटिन्यूअस लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितनी रुपीस में आया है, ₹85,000, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग ₹85,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 32,000, तो यहाँ पे सेकंड प्लांट एंड मशीनरी 32,000। देन उसके बाद है स्टॉक 27,000, तो यहाँ पे आएगा स्टॉक ₹27,000। देन उसके बाद है डेटर्स 22,500, तो यहाँ पे आएगा डेटर्स 22,500। अब इसके बाद सारी चारों असेट्स हमने लिख ली है, लेकिन एक असेट्स हमारी फिर भी बची हुई है, वो है कैश और बैंक बैलेंस, तो यहाँ पे आएगा बैंक। अब देखते हैं बैंक बैलेंस हमारे पास कितना बचा है। देखिए बैंक जो शेयर होल्डर्स की तरफ से हमें कितना अमाउंट मिला था, ₹37,500, 37,500 रिसीव्ड हुआ था, जिसमें से हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है ₹27,000, तो 27,000 यहाँ से लेस हो जाएंगे और जो बचा हुआ बैलेंस है वो असेट साइड में हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैश एट बैंक या बैंक यहाँ पे आएगा ₹10,500, 10,500 बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक 10,500 कैसे आया, रिसीव्ड हुए थे 37,500, उसमें से जो पेमेंट हमने किया था 27,000 वो लेस हो गया और बचा है 10,500। इस तरह से जो बैलेंस शीट थी वो बैलेंस शीट के सब आइटम्स हमने लिख लिए हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, सारी चार असेट्स हमने लिख ली विद बैंक बैलेंस। उसके बाद जो क्रेडिटर्स थे वो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, उसमें डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स लिख लिए और शेयर कैपिटल लिख लिया। तो अब जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब इसका बैलेंसिंग करेंगे और क्लोज कर देंगे। अब जब हम बैलेंस शीट का बैलेंसिंग करते हैं तो दोनों साइड की टोटल हमारी एक जैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हम जब उसकी टोटल करेंगे तो 1,77,000 लायबिलिटी साइड की हो गई। अब असेट साइड की देखते हैं। असेट साइड की टोटल में 5, 5, 10, 3, 7, 10, 15, 17, 17, 1, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 1,77,000 और इस तरह से
बैलेंस शीट हमारी क्लोज हो जाएगी 1,77,000 से। तो जो सेकंड प्रॉब्लम का जो हमारा सेकंड पोर्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के जो 2 प्रॉब्लम्स थे वो हम यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते। और एक आध प्रॉब्लम हम लेंगे क्योंकि सेम वैसे अमल कमीशन एब्जॉर्प्शन में हमारे वैसे प्रॉब्लम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक आध प्रॉब्लम और हम प्रैक्टिस के लिए लेंगे। उसके बाद जो सेकंड यूनिट का हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसे वो हम सेकंड लेक्चर से शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद एक प्रॉब्लम और हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का लेंगे, उसके बाद हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।